dear students of LLB second year. In the continuation of lecture on Article 21, we have discussed about the right to life. जैसा कि आप सुन चुके हैं, पिछले लेक्चर में हमने आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ का क्या मीनिंग है इसकी चर्चा कर रहे थे, और उस क्रम में मैंने केस लॉ स्टडी करी थी और एक टॉपिक डिस्कस किया था जिसमें बेसिकली राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी की बात की थी हमने। और उसके बाद आज हम चर्चा करेंगे राइट टू रेपुटेशन एंड ऑनवर्ड। बहुत सारे केसेस, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग केसेस में अलग अलग तरह के फंडामेंटल राइट इवॉल्व किए और उसे आर्टिकल 21 का एक पार्ट बताया। तो इस तरह से आज की तारीख में कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लगभग 70 इयर्स बाद जो आर्टिकल 21 था उसका जो स्कोप है वो बहुत ही वाइडर हो गया है, और इसी की चर्चा हम कर रहे थे। और पिछला स्लाइड्स अगर आपने पिछले लेक्चर्स देखे होंगे वीडियोस, तो ध्यान होगा कि आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ, राइट टू पर्सनल लिबर्टी और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये तीन एलिमेंट्स हैं जिसकी हम केस लॉ के थ्रू स्टडी करेंगे। तो इसी क्रम में आज सेकंड राइट टू लाइफ का एक सेकंड डेवलपमेंट है राइट टू रेपुटेशन। क्या है राइट टू रेपुटेशन? ये किसी भी, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि किसी भी व्यक्ति के लिए जो राइट टू रेपुटेशन है वो आर्टिकल 21 का एक इनसेपरेबल पार्ट है। ठीक है, क्या है? इनसेपरेबल पार्ट है। इसको किसी भी स्थिति में अलग नहीं किया जा सकता। और फर्स्ट टाइम इसको सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने बताया या निर्धारित किया। एक और केस आया द सुप्रीम कोर्ट इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस पब्लिक कंसर्न फॉर गवर्नमेंट गवर्नेंस ट्रस्ट, यह 2007 का केस है। इसमें क्या निर्धारित किया गया? हेल्ड दैट अ गुड रेपुटेशन वाज एन एलिमेंट of personal security and was protected by the constitution equally with the right to enjoyment of life, liberty and property। तो जिस तरह से आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को सुरक्षित किया गया है, उसी तरह से जो रेपुटेशन है वो भी सिक्योर है कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से, और ये ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया। अब चलते हैं एक अगले जजमेंट की तरफ, जिसमें राइट टू लिवलीहुड को डिसाइड किया सुप्रीम कोर्ट ने। ये बहुत ही फेमस केस है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो उसमें अक्सर ये पूछा जाता है। ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि फैक्ट्स की चर्चा हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फैक्ट्स की चर्चा करने से ये केस वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो केस को अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो इसके केस के फैक्ट्स आपको मिल जाएंगे, और अगर लाइव क्लासेस चलनी शुरू हो जाएगी तो फिर इसकी चर्चा अलग से कर लेंगे। वीडियो में एक तो 15-20 मिनट से ज़्यादा का वीडियो अपलोड करना और फिर उसको व्यू करना दोनों मुश्किल होता है, इसलिए ये निर्धारित किया गया है कि जो वीडियो की लेंथ है वो मैक्सिमम 20 मिनट तक की हो, और 20 मिनट के लेंथ में केस की फैक्ट्स को डिस्कस करना थोड़ा टफ है, मुश्किल है। तो बहरहाल हम फैक्ट्स की बात कर लेते हैं, जजमेंट्स की बात कर लेते हैं, फैक्ट्स आप चेक कर लीजिएगा। तो इन ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन केस क्या निर्धारित किया गया? इट वाज हेल्ड दैट राइट टू लाइफ इंक्लूडेड द राइट टू लिवलीहुड। लिवलीहुड मींस जीवन यापन करने का अधिकार। तो जीवन यापन करने का अधिकार जीवन के अधिकार में सम्मिलित है। अगर जीवन यापन करने के साधन ही नहीं होंगे तो व्यक्ति जीवित कैसे रहेगा? इसलिए कोर्ट ने इसमें ही निर्धारित किया। हालांकि कोर्ट ने यह भी
स्पष्ट कर दिया कि नो पर्सन कुड क्लेम द राइट टू लिवलीहुड बाय परस्यूट ऑफ एन appropriate occupation or a nefarious trade or a business like tourism, gambling, or living on gains of prostitution. तो एक केस एन जगनीशन वर्सेस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नॉर्थ एरोकोट, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया, 1997 का केस है। तो जहां ओल्गा टेलिस के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ब्लंटली राइट टू लिवलीहुड को राइट टू लाइफ का पार्ट माना, लेकिन उसके जस्ट बाद कुछ कॉम्प्लिकेशन सामने आए और 1997 में सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा कि ये जो राइट टू लिवलीहुड है वो एब्सोल्यूट नहीं है, और जो कानून प्रभावी कानून है उसके मर्यादा को रखते हुए है। यानी राइट टू लिवलीहुड के अंतर्गत ये नहीं कर सकते कि आप कोई भी व्यापार आप कर सकते हैं। अगर शराब बेचना मना है, अवैध रूप से आप शराब बेच रहे हो, कहे साहब मेरा राइट टू लिवलीहुड है, मेरा इसी से खर्चा चलता है। प्रोस्टिट्यूशन, गैम्बलिंग, ये हमारे यहाँ कानूनन अपराध है। अब आप कहें कि साहब हमारे पास इसका कोई साधन नहीं है, यही मेरे जीविका का साधन है, तो इट इज नॉट जस्टिफाइड। तो राइट टू लिवलीहुड तो है, लेकिन राइट टू लिवलीहुड के तौर पर आपको ऐसे अवैधानिक कार्य करने की छूट नहीं मिल सकती है किसी भी व्यक्ति को। इसी तरह से कुछ केसेस बाद में और आए, जिसमें एक में कहा कि रिमूवल ऑफ एनक्रोचमेंट ऑन फुटपाथ और पावमेंट if done according to fair, just and reasonable procedure has been held not violative of article 21। यानी अगर जो फुटपाथ्स है या जो लिमिटेड एरिया, जो रिजर्व एरिया है, या तो इस तरह के एरिया में जो एनक्रोचमेंट किए हुए हैं उनका अगर रिमूवल किया जाता है और वो रिमूवल फेयर एंड जस्ट है और रीजनेबल प्रोसीजर के थ्रू है, तो ऐसा रिमूवल आर्टिकल 21 का वायलेशन नहीं करता है। Likewise, the removal of bunks and kiosks located within the hospital premise of other medical institution of their removal from margins of important and busy thoroughfares has been held not violative of Article 19(1)(a) and 21। अक्सर आप देख लेंगे कि जो ऐसे इंस्टीट्यूशंस जहां पर कि काफी गैदरिंग होती है, काफी भीड़ होती है, वहां पर अगर कंट्रोल न किया जाए तो धीरे धीरे छोटे छोटे गुमटी और फिर जो है आड़त इस तरह से लग जाते हैं, जिसको हम थड़ी कहते हैं। थड़ी और गुमटियां लगनी शुरू हो जाती हैं, और कुछ समय में धीरे धीरे एक लगाया, फिर दूसरा लगाया, फिर तीसरा लगाया, और वो रोड एक तो सकरा हो जाता है और भीड़ काफी हो जाती है, वहां पर अनवांटेड लोग बैठे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए ऐसा कुछ हॉस्पिटल के आगे हो और इमरजेंसी में किसी को लाना पड़े, ले जाना पड़े, तो पता चला कि हॉस्पिटल में एंटर करने के लिए उसे जगह ही नहीं बच रहा है, उसे काफी पहले से हॉर्न बजाना पड़ता है। रिसेंटली आप अगर जेएलएन के पास आप देख लें तो जेएलएन के पास ही कितनी जो पीछे वाला गेट है माता जी के मंदिर के पास वाला, उसमें कितनी भीड़ रहती है। कई बार बीच में थड़ियों को हटाया गया, लेकिन फिर वो लोग लगा लेते हैं। तो ऐसे कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि अगर जस्ट फेयर और रीजनेबल प्रोसीजर के माध्यम से इनको हटाया जाता है तो ये आर्टिकल 21 का और 19(1)(a) का वायलेशन नहीं है। हालांकि कोर्ट ये भी कहती है कि अगर इस तरह के लोगों को हटाया जाता है तो उनका कोई ऑल्टरनेट अरेंजमेंट सरकार को करना चाहिए, ताकि जिनकी आजीविका ही वही है, जीवन का आधार ही वही है, वो उनके राइट टू लाइफ को भी प्रोटेक्ट करना है। तो इसलिए उनको वहां से रिमूवल तो करो, लेकिन उसको रीएलोकेशन कर दो उसका, यानी कहीं पर उसको बसा दो। एक बहुत ही फेमस एक्ट भी आ चुका है, और ये आपको पता होगा, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। यानी कामकाजी महिलाओं के लिए पहले कार्यस्थल पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के बहुत सारे केसेस आते थे। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत लंबा चौड़ा विशाखा के केस में गाइडलाइन भी इशू किया था, और बाद में इसमें एक्ट भी बन गया। तो सेक्सुअल हैरेसमेंट अपार्ट फ्रॉम बीइंग ए डीह्यूमनाइजिंग एक्ट, इसको सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही गंभीर माना और इसको मानवता के खिलाफ एक कार्य माना। इज एन अनलॉफुल इंस्ट्रक्शंस intrusion on the right to
राइट ऑफ प्राइवेसी एंड सैंक्टिटी ऑफ फीमेल। तो अगर कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेक्सुअल वायलेंस हो रहा है कहीं पर, तो ये एक महिला के एक तो सैंक्टिटी के खिलाफ है, उसकी जो सम्मान है उसके खिलाफ है, और साथ में साथ उसकी निजी राइट टू प्राइवेसी यानी राइट टू जो निजता का अधिकार है उसका भी वायलेशन है। तो इसलिए ये एक गंभीर प्रकृति का कार्य माना जाता है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि इट इज अ सीरियस ब्लो टू हर सुप्रीम ऑनर एंड ऑफेंड हर सेल्फ स्टीम एंड डिग्निटी। तो इस तरह के काम क्या करते हैं, उसकी जो सेल्फ स्टीम है, उसका जो आत्म सम्मान है, उसकी जो मान सम्मान है, उसका ये एक तरह से हनन करता है। इट्स अ क्राइम अगेंस्ट एंटायर सोसाइटी। ये केवल उस महिला के प्रति ही क्राइम नहीं है, बल्कि ये क्राइम एंटायर सोसाइटी, पूरे समाज के प्रति ये अपराध है, और ये जो मानव है उसके मूल अधिकारों के खिलाफ है। तो इसलिए इसके बारे में सोचना बहुत ही आवश्यक है। और एक केस, पहले भी केसेस आए हैं, लेकिन मैंने एक केस साइट किया है, अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल वर्सेस ए चोपड़ा, 99 का केस है। द सुप्रीम कोर्ट टुक अ सीरियस नोट ऑफ द इंसिडेंट ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। तो कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति जो एक तरह से उत्पीड़न है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही गंभीरता से लिया उसको, और सच एन इंसिडेंट द कोर्ट सेड रिजल्टेड इन वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट टू जेंडर इक्वालिटी। और इसको जेंडर इक्वालिटी से भी जोड़ा कि अगर इस तरह की कार्यवाही की जाती है तो ये जो है, जो जेंडर इक्वालिटी है, लिंग समानता है, उसके भी विरुद्ध है, और साथ ही साथ लाइफ एंड लिबर्टी के विरुद्ध तो है ही। तो ये फंडामेंटल राइट, जो लाइफ एंड लिबर्टी का फंडामेंटल राइट है, उसको वायलेट करता है, तो इसको रोका जाना चाहिए। नेक्स्ट है एक राइट टू शेल्टर। राइट टू शेल्टर का मतलब है कि हर व्यक्ति को उसको एक छत मुहैया कराया जाएगा। पहले ये सरकार की पॉलिसीज में होते थे, ये फंडामेंटल राइट नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में राइट टू शेल्टर को एक तरह से फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया, और आर्टिकल 21 के राइट टू लाइफ के अंतर्गत माना। केस क्या था, यूपी आवास विकास परिषद वर्सेस फ्रेंड्स कॉर्पोरेशन हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, 1996 का ये केस है। The right to shelter has been held to be a fundamental right which springs from right to residence secured in Article 19(1)(a) and right to life guaranteed by 21। तो जो right to shelter है, यानी आवरण का अधिकार, बेसिकली इसको अगर कहें तो हिंदी में, लेकिन इसका जो प्रचलित अर्थ है वो एक घर या आवास या छत से लगाया जाता है। तो इसे सुप्रीम कोर्ट ने इस यूपी आवास विकास परिषद के केस में आर्टिकल 21 और 19(1)(a) के अंतर्गत माना। एक केस चमेली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का भी है, 96 का ही है, जैसा कि आप देख रहे हैं स्लाइड्स पर। सुप्रीम कोर्ट एम्फेसाइज ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द राइट टू शेल्टर। तो एक राइट टू शेल्टर या घर या छत या आवास का इम्पोर्टेंस क्या है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा जोर दिया, और उन्होंने कहा कि एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में ये बहुत ही जरूरी है किसी के भी विकास के लिए। और ये किस प्रकार से विकास करता है? द कोर्ट सेड दैट शेल्टर फॉर अ ह्यूमन बीइंग इज नॉट मियर प्रोटेक्शन ऑफ हिज लाइफ एंड लिम्ब, बट इट इज अ होम वेयर ही हैज अपॉर्चुनिटी टू ग्रो फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली एंड स्पिरिचुअली। तो वो सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि जो घर का कंसेप्ट है या जो शेल्टर का कंसेप्ट है, वो केवल इसलिए नहीं है कि व्यक्ति की सुरक्षा होती है, बल्कि इसलिए भी है कि एक व्यक्ति अपने घर में सुरक्षित तो महसूस करता ही है, साथ ही साथ वो फिजिकली, मेंटली यानी दैहिक रूप से, मानसिक रूप से और बौद्धिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से वो अपना विकास कर पाता है। तो इसलिए भी राइट टू शेल्टर बहुत जरूरी है। और जैसा कि आप, हर आदमी एक्चुअली फील करता है कि जिस घर में आप लगातार रह रहे हैं उस घर में आपको बड़ा सुकून मिलता है। अगर आप 2 दिन के लिए कहीं बाहर जाते हैं तो रास्ते में ट्रैवलिंग और होटल और ये और वो वहां पे जाना, और फिर जब 2-3 दिन के बाद हम लौट के आते हैं और जिस कमरे में रेगुलर रहते हैं वहां आने के बाद एक बड़ा अजीब सा मानसिक सुकून मिलता है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको ऑब्जर्व किया कि राइट टू शेल्टर जो है
वो एक ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही जरूरी है, और इसलिए ये फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21 का एक पार्ट है। राइट टू लिव इन पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट। तो कैसे कैसे डेवलपमेंट हो रहे हैं, पहले तो लिवलीहुड को फंडामेंटल राइट बनाया गया, ठीक है, उसके राइट टू शेल्टर को बनाया गया, अब ये कहा गया कि नहीं, पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट भी जरूरी है। तो एमसी मेहता का केस आपने पढ़ा होगा, वैसे बहुत सारे केसेस एमसी मेहता के हैं, और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के थ्रू रिवाइवल करने में, डेवलपमेंट करने में, लोगों के राइट्स प्रोवाइड कराने में एमसी मेहता का बड़ा योगदान है। बहुत सारे केसेस इनके हैं। In case of MC Mehta versus Union of India 1987 के केस में the court held that clean surrounding leads to a healthy body and healthy mind। तो जो साफ सुथरा वातावरण है वो आदमी के स्वस्थ शरीर और स्वस्थ स्वास्थ्य के लिए, स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क के लिए बहुत ही आवश्यक है। मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, preservation of the sanitation and environmental fall within the purview of Article 21। तो इस कारण से चूंकि ये मानसिक और शारीरिक विकास के लिए आवश्यक है, इसलिए स्वास्थ्य और जो प्रॉपर सैनिटेशन है, प्रॉपर पर्यावरण है, उसकी देख रेख, उसकी संरक्षण भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। अच्छा, ये सारी चीजें आपको बार बार इस बात को ध्यान रखना होगा कि मैन विथ डिग्निटी, उससे ये निकल के आ रहा है, एक डिग्निफाइड लाइफ के लिए क्या चीजें आवश्यक है। और हर बार जब भी कोई नया फंडामेंटल राइट आता है तो सुप्रीम कोर्ट के सामने प्लीड ये किया जाता है कि इट इज एसेंशियल फॉर डिग्निफाइड लाइफ। अभी तो हमने मेनका गांधी का केस डिस्कस नहीं किया है, लेकिन मेनका गांधी के केस में राइट टू लाइफ के समय मैंने डिस्कस किया था। खड़ग सिंह के केस के बाद मेनका गांधी का केस आया, और मेनका गांधी के केस में जब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि लाइफ ऑफ ह्यूमन मीन्स नॉट जस्ट लाइक एनिमल बट लाइफ विद द डिग्निटी ऑफ मैन। तो ये जो डिग्निटी ऑफ मैन का जो कंसेप्ट आया, इसमें बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, स्पेशली एक पीके त्रिपाठी साहब हैं, उन्होंने एक कमेंट किया कि जो मेनका गांधी के केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो वकीलों के लिए एक ऐसा फर्टाइल लैंड उपलब्ध करा दिया जिसमें वो अपनी क्षमता अनुसार फंडामेंटल राइट के अपने मनचाहे वृक्ष उगा सकते हैं। तो इसका अर्थ क्या है कि आप डिग्निफाइड लाइफ के अंतर्गत जिन चीजों को जोड़ सकते हैं, अगर आपने सुप्रीम कोर्ट को सेटिस्फाई किया तो वो चीजें 21 में ऑटोमेटिकली जुड़ के आएंगी और फंडामेंटल राइट के रूप में सुप्रीम कोर्ट उसको डिस्कस करेगी। तो ये सारी चीजें जो है, इसका लिंक कहां से है, मैन लाइफ विद डिग्निफाइड, ठीक है, या ये कह लीजिए मैन विद डिग्निफाइड लाइफ। तो डिग्निफाइड लाइफ के लिए सर्वाइवल भी जरूरी है, स्वस्थ रहना भी जरूरी है, एक अच्छे वातावरण में रहना भी जरूरी है, अपने आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक विकास के लिए शेल्टर भी जरूरी है। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि क्लीन सराउंडिंग आदमी के हेल्थ और आदमी की शरीर और मस्तिष्क को स्वस्थ रखता है, इसलिए इनके लिए ये जरूरी है कि पर्यावरण का और सैनिटेशन का, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जाए। तो इसलिए राइट टू लाइफ अंडर 21, आर्टिकल 21 मीन्स a life of dignity to be lived in a proper environment free from danger of disease and infection was held earlier in case of Ratlam municipality versus Birdi Chand। 80 का केस है, बड़ा फेमस केस है, अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़े होंगे तो उसमें भी ये केस आता है। 1980 में रतलाम म्युनिसिपैलिटी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेंट किया था, जजमेंट में ये कहा था, हालांकि ये फंडामेंटल राइट का इन्फोर्समेंट इसमें नहीं हुआ था, ये बेसिकली मैंडमस के ऊपर था ये जजमेंट, लेकिन इसमें जो कोटिंग की गई है उसको यहाँ पे राइटर ने कोट किया है। ये जो नोट्स आप देख रहे हैं ये बेसिकली नरेंद्र कुमार की कॉन्स्टिट्यूशन के बुक से लिया गया है। तो वहाँ बुक के राइटर ने इस लाइन को कोट किया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि व्यक्ति का ये अधिकार है कि वो प्रॉपर एनवायरनमेंट में रहे और वो ऐसा एनवायरनमेंट हो
जो कि डिजीज यानी किसी तरह की बीमारी के खतरे से और उसको किसी तरह का इन्फेक्शन होने से बचाव करे। तो ऐसे एनवायरनमेंट के लिए जरूरी क्या है कि नगर निगम ध्यान रखे, टाइम टाइम से वो छिड़काव कराए, मच्छरों को मारने वाली दवाइयाँ डलवाए, नालियों की सफाई करावे, ये सारी चीजें वो करावे। तो ये एक्चुअली फंडामेंटल राइट मैंने बताया कि नहीं था, ये रतलाम म्यूनिसिपैलिटी को कोर्ट ने मैंडेमस इशू किया था और रतलाम म्यूनिसिपैलिटी ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास कि वो रोड बनवा सके, नालियों की सफाई करा सके वगैरह वगैरह। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ये गाइडलाइन दिया था जिसको कि यहाँ पर लिया गया। तो ये एक्चुअली जजमेंट पहले आ चुका था इस तरह का और उसको बाद में फंडामेंटल राइट के तौर पर इसको सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया। द एपेक्स कोर्ट इन केस ऑफ मुरली देवरा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, आपको ध्यान होगा मुरली देवरा जो है बम्बई में और कांग्रेस के सांसद रह चुके हैं, इस बार नहीं है अभी पर्टिकुलरली। तो स्मोकिंग पे एक केस आया था अभी 3-4-5 साल पहले, ये 2002 का केस है और उसके बाद इस पे एक्ट भी बन गया कि पब्लिक प्लेस पे आप धूम्रपान नहीं कर सकते। तो इस केस में ही, मुरली देवरा के केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को रियलाइज किया था। तो the apex court in case of Murli Devara versus Union of India, realizing the gravity of the situation and considering the adverse effect of smoking on smokers and passive smokers, issued direction to the government ensure prohibiting smoking in public place। तो गवर्नमेंट को उसने डायरेक्शन दिया कि आप पब्लिक स्पेस पे स्मोकिंग करने से रोकने के लिए कड़े प्रावधान बनाएं। और साथ में अगर आप डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज देखें तो वहां पे भी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए लिखा गया है। तो रेफरिंग टू आर्टिकल 21 रीड विद आर्टिकल 48A एंड 51AG, द एपेक्स कोर्ट इन एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 का केस है, सेड दैट ब्लटेंट and large scale misuse of residential premise for commercial use in Delhi violated the right to slumberous and decent urban environment। अब अक्सर आप देखेंगे कि मकानें पहले की बनी हुई हैं, धीरे धीरे उसमें कॉमर्शियल एक्टिविटी शुरू हो गई। तो रेजिडेंशियल एरिया और इंडस्ट्रियल एरिया को अलग इसीलिए रखा जाता है कि इंडस्ट्रियल एरिया में पॉल्यूशन होते हैं और वो रेजिडेंशियल एरिया में रहने वाले लोगों के हेल्थ को डैमेज ना करे। लेकिन जब भी कहीं बस्ती बहुत गंभीर होती है, मतलब घनी बस्ती होने लगती है, धीरे धीरे वहाँ पे वो कॉमर्शियल एक्टिविटी शुरू हो जाती है। तो यही हाल दिल्ली में भी था। फिर 2006 के जजमेंट के माध्यम से रोक लगाई गई, उसमें बहुत सारे इंडस्ट्रीज जो है वो दिल्ली के से बाहर निकल के एनसीआर में लगे। उसमें फिर गुड़गांव भी था और फिर जो है मानेसर भी था और इधर आपके भिवाड़ी और उधर नोएडा, इन सब में जाके वो शिफ्ट हुए। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत ही इसको सीरियस नोट लिया और टेकिंग सीरियस नोट फ्रॉम मीनेज, इस तरह की जो कमियां हैं उसको दूर करने के लिए कोर्ट इश्यूड डायरेक्शन टू द गवर्नमेंट इंक्लूड द नेसेसरी एक्शन अगेंस्ट द ऑफिसर कंसर्न सिंस इट वाज आल्सो अ सोर्स ऑफ करप्शन। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरह की जो एक्टिविटीज होती है ये एक्चुअली गवर्नमेंट के जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं जिनके ऊपर इस तरह की ड्यूटी है वो रिश्वतखोरी करते हैं और उसके कारण इस तरह की चीजें फैलती हैं कि रेजिडेंशियल एरिया में आराम से कॉमर्शियल गतिविधियां चल रही हैं और कोई इसको ध्यान नहीं दे रहा है। तो गवर्नमेंट के ऊपर उन्होंने एक तरह से लायबिलिटी इम्पोज की कि वो देखे, अपने अधिकारियों को दंडित करे इस तरह के एक्टिविटीज को रोकने के लिए। तो चूंकि बहुत लंबा वीडियो हो गया है तो इसलिए अब मैं इसको रोकता हूँ। अब इसके कुछ पॉइंट्स और हैं, 5-7 राइट्स और डेवलपमेंट हुए, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।